महोदय, आज शुरू से आने वाले माननीय सदस्य बहुत ही जोश में थे। हमारा बहुत पुराना साथ है, 90 से साथ हैं। मैं कभी कभी बीच में ब्रेक हो गया, आप कंटिन्यू। इतना अहम भी नहीं करना चाहिए। पहले भी यूपी में योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, फिर हमने राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई थी। इतना अहम मत करो, ये जनता है, किसी की सगी नहीं है। तो मैं माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 13 के संबंध में माननीय सदस्यों ने 164 कटौती प्रस्ताव सीरियस मत लो उनका जवाब सबको मैं तैयार कर लिए। सबको जवाब कल तक भिजवा देंगे। और माननीय सदस्यों ने कई अच्छे सुझाव दिए। ये भी कहा कि अवैध शराब की दुकानें चलती है, दुकानें खड़ी, तस्करी होती है, थानों की कार्रवाई नहीं होती है। सब चीज़ें माननीय सदस्यों ने कही, हमने नोट किया है। उस पर निश्चित रूप से आपके जो सुझाव आए हैं कि नियमानुसार दुकान चले। हमारी सरकार बनने के बाद हमने तय किया कि सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक ही दुकान खुलेगी और 8 बजे बाद बंद हो जाएगी। उसका पूर्णतः हमने 3 साल तक पूरी पालना से उसको फॉलो किया। मुख्यमंत्री जी ने शुरू में आते ही ये कह दिया कि रात भर जो दुकानें चलती थी पहले, उससे शांति भंग होती थी और लोगों को निश्चित रूप से एक परेशानी का सामना करना पड़ता था। मैं माननीय सदस्यों को कितनी होगा? मैं माननीय सदस्यों को मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं मेरी ओर से कि आपकी 8 बजे बाद दुकान चले। आप उसका मुझे पत्र लिखो। संबंधित डीओ जो भी इंस्पेक्टर होगा, अगर आपकी बात सही मिली तो सस्पेंड कर दें। कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। खुले रूप से अगर किसी की एक दुकान है, उसने सब शॉप लगा रखी है, दूसरी दुकानें, उसकी भी आप शिकायत कर सकते हैं। आप माननीय सदस्य हैं, आपको छूट है, शिकायत करें, भेजें। निश्चित रूप से कार्रवाई नहीं हो तब कहना। आपने सुझाव दिए हैं, निश्चित रूप से ये होना चाहिए। एक दुकान है तो एक दुकान ही होनी चाहिए। अलग अलग दुकानें कहीं लगा देते हैं, उससे अशांति होती है। एक दुकान होती है, 4-5 सब शॉप लगा दें। उस चीज़ की निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सख्ती से पालना के निर्देश दिए। और जो भी अभी कहा कि आबकारी में पहले नीलामी होती थी, अब निश्चित रूप से जिसको दुकान लेनी है, पहले क्या होता था नीलामी में 50 लोग एक दुकान की, 20 लोग फॉर्म भरते थे, वो सब लेट करते था दुकान। उसको दुकान चलानी थोड़ी थी, किसी महिला के नाम, किसी के नाम लेके दुकान को 10 लाख 20 लाख लेके जो शराब के जो माफिया थे उनको सब लेट कर देता था। अब जिसको दुकान चलानी है वही दुकान लेगा, उस गारंटी पे लेगा कि दुकान वही चलाएगा। इससे बहुत सारे बेरोजगार जो लोग हैं उनको रोजगार मिला है। और निश्चित रूप से जब वो प्रणाली थी, पहले हमने भी देखा आपकी सरकार के समय, शायद हमारी सरकार के समय भी पिछली बार थी, तो निश्चित रूप से वो प्रणाली में 10 लाख 20 लाख इसीलिए फॉर्म लगाते थे लोग, मेरे निकल जाएगा तो 20 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। मेरे को पूरी तरह पता है, गांव में ये धंधा होता था। अब जिसको दुकान चलानी है वही लेगा। और ये मैं आबकारी नीति, जो भी सरकार आती है आबकारी नीति बनाती है, कैबिनेट अप्रूव होता है। ऐसे ही थोड़ी बन जाता है कि आबकारी मिनिस्टर ने कह दिया बन गया, माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाता है। जो भी कुछ में आपने कहा कुछ छूट वगैरह दे दी, तो निश्चित रूप से कोविड में 3 महीने तक तो बिल्कुल दुकानें बंद रही थी। उस कारण लोगों को, ठेकेदारों को जो नुकसान हुआ, उसकी छूट देना कोई ज़्यादा वो नहीं है। 3 महीने बिल्कुल दुकानें बंद रही थी, तो आपको पता है लॉकडाउन रहा था। तो ये निश्चित रूप से जो भी आपके सुझाव आए, फिर भी हमने जो राजस्व किया, आपसे कम शराब बेची, राजस्व ज़्यादा लिया। और इनकम टैक्सेशन के बाद दूसरी नंबर की इनकम होती है, इसी से होती है। आपके सरकार के समय भी होती थी, आपने भी चला समय भी होती थी। आपके समय 14-15 में जो राजस्व था 5,587.77 और शराब बेची थी 48.30 करोड़ क्लब। हमने उससे ज़्यादा इनकम करके अब हमने 46.68, बीच में 57 भी हो गया था आपके टाइम, 17-18 में 58 भी 60 भी हो गया था। और हमने उस
46.68 करोड़ बल्क मीटर बेचकर इनकम हमने पहले से ज़्यादा की। दुकानों की संख्या भी, कंट्रोल भी, समय भी जो है उसके कारण ये फ़र्क पड़ा है। निश्चित रूप से तो हमारी ये भी गुरुचरण छाबड़ा जी की यादगार में हमने अभियान चलाने के लिए कि शराब पीना ठीक नहीं है, शराब से बचना चाहिए, इस अभियान को हमने चलाया है। पिछली बार भी हमने 5 करोड़ इसमें रखे थे प्रचार प्रसार के लिए, फिर इस बार मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो निश्चित रूप से हम तो चाहते हैं शराब नहीं पिए लोग, गरीब आदमी नहीं पिए लोग, फिर भी अगर शराब नहीं पिएगी, शराब नहीं मिलेगी लोगों को, तो फिर आप जानते हैं कि अवैध पीते हैं, दूसरी पीते हैं। गुजरात में शराबबंदी है सभापति महोदय, पर वहाँ भी शराब पीते हैं लोग, वहाँ भी शराब जाती है। शांत रहें। इसलिए निश्चित रूप से आपने भी बंद नहीं किया, हमने भी नहीं किया। हालांकि मैं तो इस पक्ष का हूँ सभापति महोदय कि पूर्णतः शराबबंदी कर देनी चाहिए, मैं तो इस मत का हूँ, पर सरकार की है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का फैसला है, चाहे आपके समय हो चाहे हमारे समय हो। निश्चित रूप से जो नशे से दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार के लिए जो लोग पकड़े जाते हैं उनके विकास के लिए पहले 10 करोड़ का प्रावधान था, इस साल उसको बढ़ाकर हमने 50 करोड़ किया। तो निश्चित रूप से उन लोगों को जिनके शराब के आदी हैं, बच्चे हैं, जो इससे पीड़ित होते हैं, उनको निश्चित रूप से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस बार 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ का प्रावधान किया है। और समय का तो हमने पाबंदी के लिए आपको कह दिया, जिस भी माननीय सदस्य को कोई शिकायत हो, अवैध दुकान की हो या समय की हो, और निश्चित रूप से लिखे, उसके निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आप मुझे लिखे व्यक्तिगत तौर पर, हम भी चाहते हैं जो समय निर्धारित कर दिया उसकी सख्ती से सभापति महोदय पालना होनी चाहिए। उनका समय यही इसी शर्त पर उनको ठेके दिए हैं। तो निश्चित रूप से जो भी अभियोग जो दर्ज हुए, मामले जो दर्ज हुए, आपके समय भी का भी लिस्ट है हमारे पास, हमारे का भी है। निश्चित रूप से अवैध मामलों के संबंध में निश्चित रूप से बहुत सारी गिरफ्तारी आपके समय भी हुई, हमारे समय भी हुई। इसलिए निश्चित रूप से जो अभी आपने गंगानगर की इनकी बात कही, आबकारी आपके समय भी चलती थी, वहाँ हमारे समय भी चलती है, नई कोई बात नहीं है। आबकारी नीति को बदलना या और हमने, पर किसानों का आपने कहा, हमने किसानों का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों का पहले से मूल्य बढ़ाया और किसानों को राहत दी। और किसान आए थे मुख्यमंत्री ने, तब उसका पैसा बढ़ाया, 16.13% की वृद्धि की है। निश्चित रूप से 16% की एक साथ गन्ने के भाव में बढ़ाना निश्चित रूप से ठीक है। आपने जो भी मामले उठाए निश्चित रूप से उन पर हम देखेंगे क्या है। शांति रहनी चाहिए, समय पे दुकान खुले लोगों को। और निश्चित रूप से जो आपने कहा, जो भी अब मैं माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों की शिकायतें हैं हमने उसको नोट किया है। निश्चित रूप से चाहे आदिवासी के मामले, आदिवासी इलाके का हो, कहीं भी हो, दुकानों का निश्चित रूप से गरीब आदमी जब नज़दीक दुकान होती है तो निश्चित रूप से उससे अशांति पैदा होती है गरीब के घर में, उस बात को भी हम ध्यान रखते हैं। अब आज चिकित्सा विभाग की जो मांग संख्या 26 है, उसमें सभी माननीय सदस्यों ने सबसे ज़्यादा 56 माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, अपने इलाके की समस्या भी बताई, जो डॉक्टरों की कमी है वो भी बताई, भवनों की कमी है वो भी बताई, सरकार की जो अच्छे काम है, मुख्यमंत्री ने जो अच्छा बजट दिया उसकी भी सराहना की। निश्चित रूप से आपके विचार, चाहे पक्ष के हो प्रतिपक्ष, अच्छा काम किया, आपने भी उसकी सराहना की। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम 3 साल में राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया निश्चित रूप से सराहनीय है। पहले गरीब आदमी को इलाज कराने के लिए जब कोई डिलीवरी कराने आता था, जयपुर इलाज कराने की सोचता था, तो अपने जेवर बेचता था या वो अपनी ज़मीन गिरवे रखता था। जयपुर आने तक का किराया उसके पास नहीं होता था, जोधपुर जाने का किराया नहीं होता था, बीकानेर जाने का किराया नहीं होता था। गरीब लोग आदमी इलाज कराने में सक्षम नहीं था। ये मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में निःशुल्क दवाएं शुरू की और उसके बाद उन्होंने निःशुल्क जाँच की। निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम था, इसकी आलोचना भी हुई, ये दवाइयाँ फर्जी है, ये आपने उस समय आलोचना भी की। आपकी सरकार आ गई, फिर आपने भी इसको चालू रखा। अगर फर्जी थी तो आपने चालू क्यों रखा? ये जनहित का काम था, चाहे आपकी सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, लोगों को फ्री में इलाज मिले, फ्री में दवाई मिले, फ्री में जांच हो,
और अब तो माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा काम कर दिया, 5 लाख का मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में बीमा, तो आदमी आता है, स्वतः ही आता है। और उसको बढ़ाकर जो ट्रांसप्लांट वगैरह, किडनी वगैरह, जो बड़े ऑपरेशन घुटने के वगैरह इसमें कवर नहीं हो रहे थे, माननीय सभापति महोदय उसको भी इसमें शामिल किया। बड़े से बड़ा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया इसको। बहुत बड़ा काम है ये, गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ा काम है। ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने, हम भी नहीं सोच रहे थे, ये माननीय सदस्य, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी पता नहीं कि मुख्यमंत्री जी एकदम 5 से 10 लाख रुपए कर देंगे। बहुत बड़ा काम है। देश प्रदेश की जनता इसको आज भी निश्चित रूप से मानती है कि मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। इतना बड़ा काम कर दिया, लोगों को चिंता ही नहीं है। और ये और कर दिया साथ में, पहले लोगों को जानकारी नहीं होती थी, वो संजीवनी का कार्ड नहीं बना पाते थे। अब कह दिया कि अगर कोई हॉस्पिटल में आ गया, उसका कार्ड भी नहीं है, कलेक्टर की ड्यूटी है कि उसका इलाज कराएगा, और कलेक्टर की ड्यूटी है उसका कार्ड भी बनवाएगा टाइम पर। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी राहत लोगों को, गरीब से गरीब आदमी, झोंपड़ी में रहने वाला आदमी भी इसमें अपना इलाज कराने के लिए अगर हॉस्पिटल में आ गया तो उसको भी डॉक्टर वापस नहीं भेजे। बहुत बड़ा काम है ये। तो इसे निश्चित रूप से सबको, इसकी पूरे प्रदेश के लोगों को, आप सबको हमको सराहना करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा काम ये किया है। एक बहुत बड़ा काम उन्होंने निरोगी राजस्थान का भी शुरू किया। 17 सरकार की पहली वर्षगांठ पर उन्होंने 17 दिसंबर 2019 से निरोगी राजस्थान का शुभारंभ किया। कितने सारे कैंप लगाए, कितने लोगों को जोड़ा, हर पंचायत में कैंप लगाकर जो भी लोग थे, इसमें 8,680 स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर 30 लाख व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई और उनका निःशुल्क इलाज किया गया। निश्चित रूप से आज बहुत बड़ा काम किया है। जब एक कैंसर वैन आई थी, सुधीर भंडारी जी लेकर आए थे, वहाँ मित्तल आए थे, वहाँ पर अपने सीएम आवास पर कैंसर वैन को स्टार्ट करने की बात थी। मित्तल है वो, कोई मैं अपने उद्योगपति है। हमने कहा था कि मुख्यमंत्री जी हर जिले में कैंसर वाहन होना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं चलता कैंसर हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, बीमारी का पता ही नहीं चलता। जब लास्ट स्टेज में पता चलता है तब उसका सभापति महोदय इलाज संभव नहीं है। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को उस दिन, मैंने ही कहा था स्वयं ने, जब तो हम मेरे को ये मंत्री बनाया ही था कि हर जिले में होनी चाहिए। उन्होंने कह दिया हर जिले में कैंसर वाहन होगा। बहुत बड़ी बात है। हर जिले में आदमी का रोज करेंगे जांच, कोई भी आदमी जांच कराएगा, गांव-गांव में वो गाड़ी जाएगी, तो निश्चित रूप से लोगों को पता चलेगा मेरे क्या बीमारी है, मेरे बीमारी है या नहीं भी। तो ये बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। निरोगी राजस्थान में जिस तरह का काम किया, निःशुल्क दवाई वगैरह की, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम था। माननीय स्वास्थ्य का अधिकार के संबंध में माननीय चूरू से आने वाले सदस्य ने सवाल उठाया। निश्चित रूप से माननीय राइट टू हेल्थ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ला के रहेंगे, बहुत जल्दी इसकी तैयारी कर दी। निश्चित रूप से इसकी और सरकार ने जो कदम बढ़ाया उसको हम पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हेल्थ में हुआ है। और हमारी चिरंजीवी योजना का तो मैंने आपको बता ही दिया। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा पैकेज की बढ़ोतरी हुई है। ये बड़े बड़े ऑपरेशन थे, उनका भी निश्चित रूप से फ्री में इलाज होगा। घुटने का ये सब चीज़ आई इसमें कवर होती है। कोविड-19 जब आया, पहली लहर तब आई, अफरा तफरी मगी हो गया था पूरे देश में, एक तरह से आकार मच गया था। राजस्थान पहली बार लॉकडाउन हमारे यहाँ, कोई इटली के 2 आए थे, उनको कोविड हुआ। हमारे पास कोई जांच के संसाधन नहीं थे, हमने पुणे में भेजी या दिल्ली में जांच भेजी। जब हमारे यहाँ पेशेंट बढ़े तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा रिपोर्ट्स 5-7 दिन में आती थी पुणे से, दिल्ली से भी तय टाइम में आती थी। आज हमारे सभापति महोदय, आज हमारे हर जिलों में ये जांच की सुविधा उत्पन्न की है। और निश्चित रूप से ये जांच की सुविधा जो है, RT-PCR यहाँ होता है, सैंपल वायरोलॉजी के भेजे जाते हैं। निश्चित रूप से RT-PCR फ्री किया हमने सबका। 1,45,000 जांच पर डे करने का हमने प्रावधान कर दिया। जब एक जांच नहीं थी, जहाँ पर 1,45,000 जांच पर डे होती है और सेम डे 24 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है। तभी तो हमको पता चलता है आज इतने पेशेंट है, कल इतने पेशेंट है। निश्चित रूप से जो दूसरी हमारी लहर आई, हमने उसके लिए दूसरी लहर में सबसे बड़ा संकट आया हमारे सामने, भारत सरकार के सामने भी आया।
कि ऑक्सीजन के बिना आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। ऑक्सीजन नहीं होगी या ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी की डेथ हो जाती। बहुत सी घटनाएं हुई, पर सौभाग्य से हमारे प्रदेश में नहीं हुई। एमपी में 40 लोग मरे थे, दूसरे गुजरात में मरे थे। हमारे यहाँ एक भी डेथ ऑक्सीजन के अभाव में नहीं। 40,000 कंसंट्रेटर हमने जो भी भाव मिले वो खरीदे, देखा नहीं हमने क्या कितना ही महंगा हो, हमने 40,000 कंसंट्रेटर खरीदे ऑक्सीजन। अभी अनीता जी कह रही थी वो गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, उसकी तो हम जाँच करा देंगे। पर उस समय अनीता जी कोई चीज़ देखने लायक नहीं थी, जो भी भाव मिले वो चीज़ें खरीदे। सारे इंजेक्शन यूपी के लोग भी हमारे यहाँ पर इलाज कराने आए, उनका भी इलाज फ्री में किया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कितनी मारामारी हुई। नेता प्रतिपक्ष महोदय कि हमें खुद फ़ोन करते थे कि इनको इंजेक्शन चाहिए, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, सब फ़ोन करते थे, जनप्रतिनिधि चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे मिनिस्टर हो। पर उस समय ऐसी मारामारी थी, इंजेक्शन मिलना ही जीवनदान था, इंजेक्शन मिलना ही जीवनदान था। मुख्यमंत्री जी ने कितनी संवेदनशीलता दिखाई, अपना स्पेशल प्लेन भेजकर भी गुजरात से, अहमदाबाद से, बॉम्बे से उन्होंने स्पेशल प्लेन से भी वो इंजेक्शन मंगवाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस संकट का समय था, आपसे सबसे संवाद किया, सबसे बराबर आपके संपर्क में रहे, आप सबसे सब नेता उन्होंने वीसी की 21 घंटे तक इस बीमारी से कैसे फ्री हो। और बहुत बड़ा इंजेक्शन जो 40,000 की कीमत का था, कालीचरण जी को तो पता है, इनके तो लगा है। 40,000 का इंजेक्शन भी गरीब से गरीब आदमी को भी मैंने फ्री लगाया। रेमडेसिविर इंजेक्शन के कोई पैसे नहीं लिए किसी से भी, इतना सारा पैसा खर्च किया। फिर संकट के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये काम किया, दोनों पति पत्नी के लगे हैं, एक के नहीं दोनों के लगवाए हमने। इसलिए जो भी संकट का समय था, जीवन बचाना सरकार का काम था। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया चाहे मेरे सारे विकास के काम बंद करने पड़े, पर मैं किसी का जीवन खतरे में नहीं डालूंगा, कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, और उसके लिए सरकार तैयार है, सारी विकास योजनाएं बंद कर देंगे। और आपको तो पता है, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, जब वैक्सीनेशन का मामला आया, भारत सरकार ने कह दिया हम वैक्सीन फ्री नहीं देंगे। सारे देश के मुख्यमंत्रियों ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को कि आप वैक्सीन फ्री करिए, पूरे देश का काम है। हमने 100 करोड़ आपके सब विधायकों के मुख्यमंत्री जी ने पैसे रोके कि मैं वैक्सीनेशन के लिए 3,000 करोड़ का इंतजाम करूंगा। वो किया आपने, हमने सबने सहमति दी, हमारा विधायक को रोक लो। सबने, पक्ष विपक्ष सबने कहा, सबने मिलकर कहा। प्रधानमंत्री जी ने बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी की सलाह से पूरे देश में वैक्सीनेशन को फ्री किया। उसके लिए हम भारत सरकार को धन्यवाद देते हैं, पूरे देश को, कि हमारा पैसा बचा 3,000 करोड़। उसके लिए प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र है, उन्होंने फ्री किया हमारे सीएम साहब के कहने से। और किसी सीएम की हिम्मत नहीं हुई, पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई जो प्रधानमंत्री ये कह देगा फ्री दीजिए किसी की। पर ये अशोक जी गहलोत मोदी जी से सीनियर थे मुख्यमंत्री में, इसलिए बहुत निश्चित रूप से इसके लिए भारत सरकार को, प्रदेश की जनता और हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया। और वैक्सीनेशन के बाद हम ये जनवरी में शुरू हुआ, हमने दिसंबर तक 98% हमने फर्स्ट डोज लगवा दी, 84% हमारे सेकंड डोज लगी। आज उसी का कारण है कि हमारे प्रदेश के लोग सुरक्षित रहे। ओमिक्रॉन का बहुत हल्ला मचा और उस हल्ले में भी लोग घबरा, पर हमारी जो वैक्सीनेशन हुआ दिसंबर और जनवरी में रिकॉर्ड 1.5 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन हुआ। इतना बड़ा काम हुआ, उसके बाद ही हम लोग बहुत कम हॉस्पिटलाइज हुए, लोग बहुत कम लोग डेथ हुई हमारे यहाँ पर, सब लोग ठीक हो गए, अस्पताल आने की ज़रूरत ही नहीं। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम वैक्सीनेशन का हमारे चिकित्सा कर्मियों ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे कलेक्टर्स ने, कई जिलों में तो फर्स्ट और सेकंड डोज 100% हो गई, कई जिलों में 20 जिलों में तो 100% हो गया। सभापति महोदय, हमारे सारे जो भी थे, चिकित्सा कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, जो भी हमारे कलेक्टर्स थे, पटवारी थे, सीएचओ थे, सीएचए थे, सब ने मिलकर इस काम को बहुत बखूबी किया। उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि ये हुई। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था,
अभी माननीय मालवीय नगर से आने वाले सदस्य कह रहे थे बच्चों का वैक्सीनेशन कम हुआ, ये बात सही है। वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों का शुरू किया, भारत सरकार ने दिया और उसको 100% हमने किया। जो बच्चे नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे, स्कूलें बंद थी, अब उनका वैक्सीनेशन हम करवा रहे हैं। आप सबको हमको चिंता है बच्चों की। हमारे मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा कि आप 12 से 18 करो, 9 से 12 18 करो, सब बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए सभापति महोदय सबका वैक्सीनेशन बच्चों का भी होना चाहिए। जब दूसरे देशों में 3 साल से 18 तक का हो गया, तो हम भारत सरकार को, आपके और हम सब कहेंगे ये बीमारी का कोई पता नहीं कब आ जाए। पर तीसरी लहर का जो हमने मुकाबला किया वैक्सीनेशन से किया और हमारी बहुत कैजुअलिटी कम हुई, चाहे हमारे हॉस्पिटलाइज कम हुए, तो निश्चित रूप से ना हमको लॉकडाउन ज़्यादा लगाना पड़ा, कर्फ्यू लगाना पड़ा, निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही। तो सभापति महोदय अभी कहा कि हमारी सरकार के समय सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी हमने खूब खोले। हमने बीजेपी सरकार में 7 सब सेंटर खुले थे, केवल 5 साल। हमारे टाइम 220 खुले, इस साल 1000 और खुले। पीएचसी आपने 46 खोली थी इतनी 5 साल में, 46 हमने 194 खोल दिया। 100 पीएचसी सीएचसी का और प्रस्ताव। सीएचसी आपके समय केवल 22, हमने 136 खोली है। सैयाओं में वृद्धि आपने 785 बेड बढ़ाए थे आपने, हमने 5000 बढ़ाए। निश्चित रूप से लोगों को जो राहत मिले, और हमने एसएमएस, आरयूएसएच जितने अच्छा काम किया कोविड में, आपको सबको जानकारी है नेता महोदय कि हमारे आरयूएसएच में तो दूसरी लहर में 500 बेड को बढ़ा के हम 1300 बेड किया। कितना अच्छा काम किया हमारे डॉक्टर्स ने, सबने मिलकर, तो लोगों को राहत मिली। ऑक्सीजन की जो हाहाकार मचा, भारत सरकार ने हमको ऑक्सीजन कहाँ से अलॉट किया? उड़ीसा से किया। गुजरात से को कहाँ से किया? दिल्ली से किया। उसमें थोड़ी हमने नेता प्रतिपक्ष को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात की, ऑक्सीजन की हमारे कमी नहीं आने दी। पर इतना हाहाकार था, ऑक्सीजन नहीं तो जीवन नहीं, इस तरह का कभी देखा नहीं दृश्य। पहली बार इस तरह का दृश्य था प्रदेश में। उसका भी आपने, हमने सबने सहयोग करके उसका भी अच्छा मुकाबला किया। लोगों को फ्री इलाज दिया, किसी भी पेशेंट का एक भी पैसा उसमें खर्च नहीं हुआ। जो हमारे वॉरियर्स थे, जो कोविड वॉरियर्स थे, उनकी भी इसमें डेथ हुई, उनको भी अच्छा पैकेज, 50 लाख का पैकेज। जो भी डेथ हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि इसमें जो भी डॉक्टर्स है, अपने पुलिस वाले हैं, वो एनएम है, जीएनएम है, क्योंकि वो तो दिन भर उनकी सेवा करने में 50 लाख का पैकेज हमने 150 लोगों को दिया। बहुत बड़ी बात है कि उनके जीवन को, उनके बच्चों को, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया। भर्तियों की स्थिति देख लो, हमने 2020 में 737 डॉक्टर भर्ती किए, उसके बाद 2000 डॉक्टर और भर्ती किए। सहायक रेडियोग्राफर के जो पद 1058 थे, उनको 692 में भर्ती किए। लैब टेक्नीशियन भर्ती किए 877, प्रयोगशाला सहायक भर्ती किए। सब तरह के ईसीजी टेक्नीशियन हमने जो भर्ती किए, और वो कम मिले। ईसीजी टेक्नीशियन हमारे यहाँ है नहीं, हम तो और भी भर्ती करना चाहते हैं। अभी कह रहे थे कोई बात जोधपुर में नहीं है, लालसोट में नहीं है, वहाँ नहीं है, वास्तव में कमी है। लैब ईसीजी टेक्नीशियन की मिलेंगे तो हम इसमें भी और भर्ती करेंगे। हम चाहते हैं ईसीजी टेक्नीशियन हर हॉस्पिटल में हो, ये सुविधाएं हम निश्चित रूप से करेंगे। महिला स्वास्थ्यकर्ता, नर्स सेकंड का हमने 6700 पद निकाले, 6712 भर्ती की। हमने पूरी जो भी हमने कोविड में भर्ती करना चाहे, जो भी लोग आए सबको भर्ती किया। सीएचओ हमने 7800 भर्ती किए। सीएचए 25000 हमने कोविड के समय गांव में किस तरह वैक्सीनेशन हो, किस तरह लोगों को जानकारी हो, वो भी हमने 25000 भर्ती किए। निश्चित रूप से कोविड का मुकाबला करने में आप सबके सहयोग से, माननीय सदस्यों ने जो सहयोग दिया, उसका भी बहुत बड़ी रोल है। निःशुल्क जांच योजना में जो हमने मुख्यमंत्री ने बजट में ऐलान किया, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालयों में 90, जिला सैटेलाइट अस्पतालों में 56,
CSC पे 37, PSC पर 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जा रही है। इसको बढ़ाकर जो हमने जांचें की उसका भी हम प्रावधान करने जा रहे हैं। कैंसर की बात आपको बताई, फिर भी कैंसर के लिए जो भी प्रावधान है, निःशुल्क जांच, निःशुल्क। अभी जांच के लिए पैसा लगेगा, पर अब कोई पैसा 10,000 का पैकेज हो गया, 10 लाख का, तब किसी भी जांच का पैसा अस्पतालों में कैंसर के जांच का भी पैसा नहीं लगेगा। अभी कोई कह रहे थे माननीय सदस्य कि 6,000 लगते, 5,000 लगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अब कैंसर की जाँच का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे सब जिलों में कैंसर वैन हो जाएगी। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, ये भी राष्ट्रीय औसत से हम, राष्ट्रीय औसत जहाँ 88.6 है, हमारा 94.9 है, उससे भी हम बेटर हैं। चाहे हम दूसरी हम बच्चों की चिरंजीवी एम्बुलेंस सेवा भी हमने शुरू की। अभी कह रहे थे कि एम्बुलेंस ख़राब है, ये है, 108 है, जो भी है पहले से आपके सरकार के भी समय में चली। जो गाड़ियाँ ख़राब है, जो गाड़ियाँ बिल्कुल ख़राब है, हम उनको जांच करा के सबको बदल देंगे। और निश्चित रूप से जो माननीय सदस्यों ने दी है एम्बुलेंस, उस पर हम विचार कर रहे हैं कि ड्राइवर की, डीजल की कैसे व्यवस्था हो, उनको सुचारू रूप से कैसे चले। हमने भी दी है, आपने भी दी होगी इसमें कोविड में। निश्चित रूप से उसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे जिससे वो गाड़ियाँ, जो ख़राब गाड़ियाँ हो गई, उनको हटा के 108 से या दूसरी एजेंसी से बात करके, जो सरकार है 108 को पैसा दे रही है, तो हमारी गाड़ियाँ खुद की है, उनको देने में हमको क्या तकलीफ है। उनको भी यथासंभव निश्चित रूप से माननीय सदस्यों ने जो एम्बुलेंस दी है वो भी बराबर चलती रहे। जननी सुरक्षा भारत सरकार ने भी हमको दिया, उन्होंने भी जननी सुरक्षा एक्सप्रेस हमको दी। इसमें बच्चों की के बारे में बहुत हल्ला मचा था कोटा में, यहाँ अब बहुत अच्छा अस्पताल बना दिया। मैं यहाँ गया था जेके लोन में एक दिन, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि क्या कायाकल्प हो गया जेके लोन का, क्या कायाकल्प हो गया आपके SMS का। बहुत अच्छा काम इस कोविड में किया है। आप देखेंगे कि वहाँ पर जिस तरह की हमारे ICU बेड वगैरह, वेंटिलेटर जिस तरह के बनाए, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इस कोविड के समय ऐसा काम हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अच्छा काम यहाँ पर हुआ। एक कल माननीय चूरू से आने वाले सदस्य नेता उपनेता महोदय ने सवाल उठाया था खास सुरक्षा में मिलावट। ये निश्चित रूप से आप भरोसा रखिए मुख्यमंत्री जी पर, हमारे मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो करेंगे, 100% होगा, मान के चलिए आप। इसमें जो भी है अभियान 1 जनवरी 22 से 31 मार्च तक संचालित शुद्ध के युद्ध अभियान के तहत 5 मार्च तक 4,594 नमूने लिए गए हैं। उनमें से 1175 नमूने अमानक पाए गए। आपने पिछले 3 साल का पूछा था, शायद 2 साल का पूछा था। निश्चित अमानक पाए गए हैं, इनको जो विधिवत जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे। हमारे कहीं कोई प्रयोगशालाएँ वगैरह सब जिलों में, आपके समय तो थी नहीं प्रयोगशालाएँ, आपने कभी अभियान चलाया ही नहीं। आप खुद हेल्थ मिनिस्टर थे, कालीचरण जी खुद हेल्थ मिनिस्टर थे, पर हमारी ओर से ये कह लोगों को शुद्ध खाना मिले, शुद्ध मसाले मिले। सही कह रहे थे आप। ये पानी जो आ रहा है, रोज़ एक कैंसर ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया, बीकानेर आती रोज़ पंजाब से। ये पानी हमको भी प्रभावित कर रहा है। सही बात है, पानी से, खाने से, पीने से, सब्जियों से, मसाले जो हमको शुद्ध मिल रहे हैं ना, उसी से कैंसर हो रहा है, ज़्यादातर उसी से हो रहा है। कैसे आती बीकानेर ट्रेन का नाम ही कैंसर हो गया। पंजाब से आती सीधी सारे पेशेंट बीकानेर आते हैं, यहाँ इलाज कराते हैं। ये पानी के मामले में निश्चित रूप से जो ये गंगा नहर का आपका पानी आ रहा है, ये अशुद्ध पानी है। सब्जियाँ होती है, आप सही कह रहे हैं, चौमू में गंदे पानी से होती है, तो सही बात है। इसमें हम अशुद्ध खाना खा रहे हैं, मसालों का कोई पता नहीं। तो निश्चित रूप से ये अभियान चलने के बाद निश्चित रूप से एक तरह से लोगों को शुद्ध मसाले मिले, शुद्ध खाना मिले, शुद्ध वो ये हमने। और आपके समय 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के पद हमने स्वीकृत किया। आप तो 50 छोड़ के गए थे, क्या होता है 50? अभी 200 बजट में माननीय मुख्यमंत्री और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पद सैंक्शन कर दिए। उनकी बहुत जल्दी भर्ती करके निश्चित रूप से हम चाहते हैं हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में कम से कम हमारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी होगा, हर उपखंड पर हमारा होगा। तो निश्चित रूप से एक चेक और बैलेंस रहेगा, भय रहेगा लोगों मिलावटखोरों के कि निश्चित रूप से यहाँ अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं, छापा डाल सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी बात, आज तेल देख लो, मसाले देख लो, सारे
मिलावटी आते हैं, आप सब जानते हैं हम। तो ये बहुत बड़ा काम शुद्ध के युद्ध अभियान का मुख्यमंत्री हर समय चलेगा। ये 1 जनवरी से शुरू हो गया, हर समय चलेगा, कभी भी नमूने ले सकते हैं। हमने 50 डॉक्टरों को इसकी जब तक हमारी पोस्टें नहीं भरे, जब तक स्पेशल जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम। एक बेटी बचाओ, ये भी PCPNDT, इसकी कोई बैठक ही नहीं हुई। इसकी बैठक हमने ली है, हमने कह दिया कि बहुत जांच ही नहीं हुई, कभी जाते नहीं सोनोग्राफी सेंटरों पे, सब मिले हुए रहते हैं। पता नहीं, हमने कहा है साल में एक बार हर सोनोग्राफी की जांच होगी, अगर नहीं करेगा तो वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे जिनकी ड्यूटी है। और उसके बाद 482 सोनोग्राफी सेंटरों का पंजीकरण निरस्त किया। बेटी बचाओ, अगर ये सोनोग्राफी सेंटर अगर अवैध काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो हमने प्रकरण भी दर्ज किए, निश्चित रूप से उनके खिलाफ मामले भी दर्ज करेंगे। औषधि नियंत्रण संगठन, ये भी एक बहुत बड़ा झमेला है। जो दुकानदार हैं वो सब परेशान हैं। हमने कह दिया, दुकानदारों को भी कह दिया कि आपसे कोई पैसा मांगे, सही काम करो, सही दवा रखो। अगर कोई इंस्पेक्टर आके पैसा मांगे तो आप सीधा फ़ोन मेरे को करो, हमारे सेक्रेटरी को करो। ये अभी एपिसोड हुआ, हमने जो उसको कहा कि वो ऊपर तक पैसा जाता है, कहाँ तक जाता है ये तो राठौर साहब को पता। मैं तो अभी आया हूँ 2-3 महीने से। कालीचरण सिंह सराफ को पता कहाँ तक जाता है, मैं तो अभी 2 महीने से ही आया हूँ। तो हमने उसको, जो उनका ऊपर का अधिकारी था, उसको तुरंत APO कर दिया। और ये दुकानों का जो बैलेंस कर रखा है, किसी को 1000, किसी को 500, किसी को 50, हमने कह दिया हमारे विभाग को सबको बराबर करो। ट्रांसफ़र किसी के 10 साल से नहीं हो रहे, 12 साल से नहीं हो रहे, बिल्कुल तैयार हैं। स्वागत है आपका अध्यक्ष जी, जब इजाज़त देंगे तभी हम तैयार हैं बहस करने को। अभी तो आप मांग पास कराओ, इसलिए हम बहस की बात में हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी किसी भी बहस से डरने वाले नहीं है, जो चाहे जो करा हुआ। एक जनता क्लिनिक की बात आई, जनता क्लिनिक खुल नहीं रही है। मालवीय नगर के बाद वाल्मीकि कॉलोनी में प्रदेश के पहले जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया, आपके क्षेत्र में किया, चल रहा है वो नहीं, मालवीय नगर में, वाल्मीकि बस्ती में। नाम बगरू को नाम मालवीय नगर का आ रहा है श्रीमान, इसलिए मैंने देखा कि उनके ही इलाके में चल रहा है। वाल्मीकि बस्ती में इस समय जालौर में, जयपुर शहर में 12, जालौर में 1, 13 जनता क्लिनिक संचालित है। और निश्चित रूप से ये लोग इसमें दूसरा जो प्रावधान था, भारत सरकार के सहयोग भी इसमें था वेलनेस सेंटर में, तो निश्चित रूप से इसकी कोई न कोई हम रास्ता निकालेंगे। मुख्यमंत्री जीवन रक्षक योजना, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए उसको कोई संभालता ही नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने अब कह दिया है अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको लेकर आएगा, उसको 5000 रुपये का इनाम देंगे, प्रशस्ति पत्र और देंगे, जिससे लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये काम किया है। उसकी सूची हमारे पास है किन किन को दिया है। चिकित्सा संस्थानों में भवन निर्माण के लिए भी NHM में विंग 1408 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य खर्च किए जाएंगे, 1408 करोड़ के। इस दौरान 585 उपस्वास्थ्य केंद्र, 275 PSC, 70 CSC, 2 NM ट्रेनिंग सेंटर, झुंझुनू में मातृ शिशु कल्याण केंद्र को 50 से 100 सैयाओं की वृद्धि का कार्य, झालरापाटन, झालावाड़ में सैटेलाइट अस्पताल, करौली जिला चिकित्सा, IPD टावर के ब्लॉक बनेंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये काम है। एक जो चिकित्सा शिक्षा में भी आपने कहा कि सही बात है, ये UPA गवर्नमेंट के समय मेडिकल कॉलेज खोलने की सहभागिता योजना स्टेट और सेंटर की योजना शुरू हुई थी। आप हेल्थ मिनिस्टर थे, आपके चुरू में भी खुला था। हम तो भारत सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे कि UPA सरकार की योजना को भी आपने चालू रखा और उससे हमको सबसे ज़्यादा फायदा राजस्थान को हुआ। देश में सबसे ज़्यादा फायदा, सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज राजस्थान को मिले। हमने समय पर उनका ज़मीन का, हमने जो भी उनकी शर्तें थी उनको पूरा करके आज हमारे 30 मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हो जाएंगे। मैं तो माननीय सदस्य जालौर से आने वालों से कि जालौर, राजसमंद और अपना प्रतापगढ़, अगर 3 जिलों में मुख्यमंत्री जी ने परसों भी
माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, केंद्रीय को, वीसी के द्वारा कहा है कि आप हमारे पड़ोस के हो, ज़्यादा जालौर में, राजस्थान में फ़र्क नहीं है, ये तीनों जिलों को आप और कर दो। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार इसमें खर्चा उठाने को तैयार है। भारत सरकार का 60% है, हमारा 40% है, पर सारी जिम्मेदारियाँ चलाने की, बनाने की और गैर सब सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। तो निश्चित रूप से ये जो पॉलिसी 2014 में यूपीए के समय थी, आपको तो पता है उस समय से चली आ रही है, इसके लिए जो इन्होंने चालू रखा उसके लिए भारत सरकार को मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दिया। आप और हम सब भी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ 30 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया, हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज बिना भेदभाव के, हर ज़िले में नर्सिंग कॉलेज जिनमें भर्ती शुरू कर देंगे। तो निश्चित रूप से राजस्थान के लोग बाहर जो नर्सिंग करने जाते थे, कोई एमपी जाता था, कोई यूपी जाता था, कोई बाहर जाता, साउथ में जाते थे, अब राजस्थान के लोगों को ही इसी साल शुरू कर देंगे। हमारी कोशिश से देता महोदय कि नर्सिंग कॉलेज हमारे हर ज़िले में चालू हो, तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को कम किराए में, अभी हुआ ना, हमारे यूक्रेन में गए, दूसरी जगह गए, कितनी आफत आई, कोई 3 साल का 3rd ईयर था, कोई 4th ईयर था, कोई कौन सा ईयर था, सारी पढ़ाई अधूरी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा हमको इनकी व्यवस्था करनी चाहिए और होनी चाहिए। किसी का 3 साल का खर्चा लगे, क्यों जाते हैं वहाँ? हमारे यहाँ मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई महंगी है प्राइवेट कॉलेजों में, सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाता है, काउंसलिंग से तो वो प्राइवेट कॉलेजों में नहीं दे पाते हैं, तो निश्चित रूप से वो वहाँ बाहर जाके अपनी MBBS करते हैं। तो हम निश्चित रूप से, अब भारत सरकार ने भी, मैंने एक दिन पढ़ा था, उन्होंने भी ये तय किया है, उन्होंने भी तय किया है कि प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज है उनमें भी 50% की जो सीटें हैं उनका निश्चित रूप से हम उसकी रेट को भी कम करेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता हमारे लिए है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में पिछले 3 वर्षों में 1080 MBBS सीटों की बढ़ोतरी हुई है, जो वर्ष 18 की तुलना में 58% अधिक। इसी प्रकार पिछले 3 वर्षों में PG सीटों में 519 PG सीटों की वृद्धि हुई है, 519 की, जो 18 की तुलना में 50% अधिक है। निश्चित रूप से मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, हमारे बच्चे, हमारे इलाके के लोग निश्चित रूप से यहीं पर अच्छी शिक्षा लेकर, राज्य के सभी संभाग मुख्यालयों पर मेडिकल कॉलेजों में इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट में सभी संभाग मुख्यालयों पर सुपर स्पेशलिटी को प्रारंभ करने की घोषणा की गई। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम को इसी साल हम करेंगे। हो गया क्या बस? मैं सुबह से बैठा हूँ ना, मैं भी तो बैठा हूँ सुबह से भाई, नहीं बैठा क्या? श्री गंगानगर, चित्तौड़, धौलपुर, सिरोही, हनुमानगढ़, दौसा, अलवर, नागौर, ये 8 मेडिकल कॉलेज हम शुरू करेंगे। तो निश्चित रूप से भारत सरकार को लिखा है कि इन मेडिकल कॉलेजों को शुरू किया जाए। एक बहुत बड़ा काम अभी माननीय मालवीय नगर से आने वाले सदस्य कह रहे थे कि SMS में बहुत कमी हो गई, ये होगी, आपको जानकारी की खुशी होगी। 500 बेड की IPD टावर की स्थापना, IPD टावर देश में अनोखा होगा। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टेंडर कर लिए हैं, वर्क ऑर्डर दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी ये 24 मंजिल का होगा, 24 मंजिल का, 1200 IPD कॉटेज वार्ड होंगे, इसमें 10 ऑपरेशन थिएटर होंगे, और ऊपर मान लो किसी को अचानक दिल्ली ले जाना हो, कहीं बॉम्बे ले जाना हो, हेलीपैड भी होगा ऊपर ही ऊपर। ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। आप SMS की चिंता कर रहे हैं, SMS की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत पहले से ही है। इसकी कॉस्ट है निश्चित रूप से 400-450 करोड़ इसकी कॉस्ट है। हेलीपोर्ट, आपकी एयर एम्बुलेंस आएगी,
वहीं से आपको लेके कहीं कोई बीमार भी होगी तो निश्चित रूप से उसको हेलीपैड कह रहा हूँ, हेलीपैड कालीचरण जी को कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, कालीचरण जी को कह रहा हूँ मैं। ये राज्य में माननीय नेता महोदय, ये राज्य में सबसे ऊंची इमारत होगी, राज्य में सबसे ऊंची इमारत होगी आईपीडी टावर। बहुत बड़ा काम है। फिल्म में देखा होगा आपने, ऐसी बन रही है। आपने एक बात कही थी, ये जो नर्सिंग कर्मी है इनको राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दे देगा, उसमें हमने पूरा करीब हमारी पूरी रिपोर्ट आरपीएससी का वगैरह यहाँ से विभाग से अब वो कैबिनेट को भेज दिया। बहुत जल्दी इनको हमारे सारे कर्मचारी जो है इनको नर्सिंग स्टाफ है बार बार मांग करते हैं, तो पंचायत में वीडियो उसको सेक्रेटरी को दे दिया, वीडियो का कर दिया, तो इनको भी हम बहुत जल्दी कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने फाइल मूव कर दी, बहुत जल्दी इनका भी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से भाई मैं भी तो बैठा हूँ दिन भर, आप भी थोड़े बैठो, क्या दिक्कत है। सबको सुना है, सबका जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। ये कोविड के मामले में आपने पूछा था, कुल कितने प्रकरण थे? अब तक प्राप्त 17,657। अब तक भुगतान किए गए परिवारों की संख्या 11,558। भुगतान योग्य प्राधिकरण 1388, रिजेक्टेड 675, पेंडिंग 4,036। इनका भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कहा है कि वो जल्दी भुगतान कर दें। प्रधानमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद प्रधानमंत्री जी भारत सरकार ने भी इसमें मदद की है। 50,000 का जो पैकेज उन्होंने दिया, मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख का पैकेज दिया है। उनके बच्चों को पेंशन 18 साल तक होने तक उनको एक साथ पैकेज। भारत सरकार का जो पैकेज है उसमें 75% भारत सरकार का, 25% स्टेट गवर्नमेंट का। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात जो हम सब चिंतित हैं, बहुत सारे डॉक्टर डेपुटेशन में लग जाते हैं, एएनएम लग जाते हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल खाली रहते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल खाली है जहाँ डॉक्टर नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ जयपुर में 300 डॉक्टर सरप्लस, अजमेर में 100 डॉक्टर सरप्लस, कहीं इतने सरप्लस। तो हमने तय किया है, डेपुटेशन तो हमने समाप्त कर दिया। एक दिन माननीय विराटनगर से आने वाले सदस्य मेरे पास आए, मेरे 5 डॉक्टर विराटनगर से CMSO फर्स्ट ने लगा रखे। हमने CMSO फर्स्ट से जानकारी ली, 5 नहीं 70 डॉक्टर बैठे। हमने तुरंत उसी रात को उनको रिलीव कराया। ये बहुत बड़ी, हमको पता ही नहीं, और अब हमने तय किया सरकार ने, कोई CMSO, कोई ब्लॉक CMSO, संभागीय अधिकारी सरकार की बिना जानकारी के किसी भी मेडिकल ऑफिसर का, ANM GNM का अगर कोई डेपुटेशन करेगा अपनी मर्जी से, उसको 16 की चार्जशीट दी जाए। निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडम्बना है। कटारिया जी भी कह रहे थे कि हम नहीं कर सके, करेंगे। हम तो फकीर है भाई, हमारे क्या है मीनों की, हमारे किसी परवाह नहीं। हम चाहते हैं जो डॉक्टर जाए वहाँ काम करे, जहाँ से वेतन ले रहा है वहाँ काम करे, जहाँ ड्यूटी है वहाँ पर काम करे। हमारे 2000 तो ANM सरप्लस है और हमारे 1700 सब सेंटर आज ताले लगे हुए हैं। सबको भेजेंगे हम सब सेंटरों के निश्चित रूप से सब डॉक्टर्स को भेजेंगे, जहाँ भी हो। इस पद पर रहे नहीं रहे इसकी चिंता नहीं है मेरे को, पर ये डॉक्टर्स की जो माननीय सदस्यों की चिंता है। मैंने CSC भी देखी है जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है, 6 CSC ऐसी है जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है, 200 PSC ऐसी जहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है, और हमारे यहाँ सरप्लस बैठे कोई काम ही नहीं है। तो बहुत बड़ी चिंता की ANM के 1700 सेंटर ऐसे, जबकि ANM बहुत भर्ती कर लिया हमारी सरकार आने के बाद। NHA में लगी हुई है कोई 12,000, अभी 12-13 हज़ार हमने भर्ती कर लिए पहले की है, फिर भी पता नहीं कहाँ इनका पूरा समानीकरण करके। निश्चित रूप से हम चाहते हैं हर सेंटर पर जब 50 तरह की दवाई हमारी रहेगी PSC पर, निश्चित रूप से इस काम को हम बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से आज्ञा लेकर, बहुत जल्दी उनसे परमिशन लेकर, चाहे AR में हमको फाइल भेजनी पड़े, पर निश्चित रूप से वहाँ पर हम डॉक्टरों की पोस्टिंग करेंगे। बहुत दयनीय स्थिति है, ना हम डेपुटेशन करेंगे किसी का। हमारे साथियों से भी, आपसे भी विनती करते हैं
इन चीज़ों में आप दबाव मत डालना। हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करते हैं, आपके डॉक्टर हो कोई भी, 6 डॉक्टर है 6 लगवा लो, 7वें की बात मत करो। 7वां वहीं जाएगा ना। वेतन कहाँ से ले रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है? जहाँ काम करे वहीं वेतन लो। हमने वेतन भी रोक दिया सबका, किसी को वेतन नहीं मिलेगा जब तक वहाँ नहीं जाएगा। जब तक बहुत ही चिंता की बात है। तो निश्चित रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष पक्ष ने भी उस दिन चिंता जाहिर की थी। हम सबकी चिंता है। मैंने सूची देखी है, सूची है पूरी, देखने लायक नहीं सूची, ऐसी सूची है ये। तो हम इससे चिंतित हैं और मैंने तो पहले दिन आके तय कर लिया था, चाहे मैं इस पद पर रहूँ या नहीं रहूँ, और ये डेपुटेशन वगैरह का सिस्टम बंद करेंगे। ये पूरी सूची है। कुछ घोषणाएं हैं। मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जिला अस्पताल प्रतापगढ़ एवं दौसा में 71.25 करोड़ की लागत से 50 बेड वाले आपातकालीन चिकित्सा इकाई का निर्माण किया जाए। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 3.75 करोड़ की लागत से एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। राज्य में 556 करोड़ रुपए की लागत से 1112 भवन रहित उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में बहरापन नियंत्रण और रोकथाम की नीति बनाने की घोषणा करता हूं। ये नीति आगामी वित्तीय वर्ष में चरणबद्ध तरीके से लागू, बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हीरिंग स्क्रीनिंग ओईए ऑटो अकोस्टिक इमिशन द्वारा की जाएगी एवं बाल्यकाल में बहरापन का सही समय पर इलाज हो जाएगा। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 3631 संविदा पदों, प्रबंधकीय वर्ग में 666 पदों एवं नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के 4693 पदों पर प्रक्रियाधीन भर्ती को जल्दी पूरा कर देंगे। फार्मासिस्ट के 1799 पदों, नर्स ग्रेड द्वितीय के 1250 पदों, हॉस्पिटल केयर के 55 पदों एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 24 पदों पर भर्ती की आरपीएससी को हमने अभ्यर्थना भेज दी है। बहुत जल्दी इनकी भी हम भर्ती कर देंगे। शिक्षा विभाग में शिक्षा शिक्षक 751 पदों पर भर्ती भी हम बहुत जल्दी कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही हमने बहुत समय 2018 से एक मामला यहाँ पर पेंडिंग था। ये हाँ, प्रयोगशाला सहायकों का बहुत 2018 से बहुत बड़ा इनके विवाद था, उसका भी समाधान आज करके हमने उसकी सूची जारी कर दी। और जो माननीय न्यायालय के अधीन जो पद रहे हैं, कुछ पद उस पर पेंडिंग रह गए। माननीय न्यायालय का निर्णय आने के बाद हमने 965 लोगों को नियुक्ति का रास्ता खोल दिया। बहुत जल्दी उनको नियुक्ति दे देंगे। बहुत प्रयोगशाला सहायकों को बहुत समय से था। हमने जो भी मामले एनएचएम के बहुत सारे आपके भी पास आते, हमारे पास आते, उसमें कोई 10 साल से लगा हुआ है, कोई 8 साल से लगा हुआ है। 60% पैसा भारत सरकार का, 40 हमारा। वो कहते हैं बड़ा पैसा भारत सरकार बढ़ाए तो हम भी तैयार हैं, पर उनको परमानेंट भर्तियों में बोनस अंक 10, 20, 30 मिलता है। हमने उनको कहा कि भाई भारत सरकार नहीं बढ़ाए जब तक स्टेट गवर्नमेंट उसमें पैसा नहीं बढ़ा सकती। आप नर्सिंग भर्ती कर रहे हैं, अभी भर्ती हुई है, निश्चित रूप से आप उसमें अपनी अप्लाई करो, उसका फ़ायदा लो, आपका पहले होगा। तो बहुत बड़ी जो भी काम थे निश्चित रूप से हमने करने की पूरी कोशिश की है। और आपको अध्यक्ष महोदय, मेडिकल कॉलेज वगैरह के बारे में हम निश्चित रूप से बहुत जल्दी कार्रवाई करेंगे। और बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि राजस्थान में 3 मेडिकल कॉलेज भी, नेता हमारे प्रतिपक्ष बैठे हैं, जालोर के माननीय सदस्य बैठे हैं, 3 की भी कोशिश करो तो अपने पूरा हो जाएगा। अभी मुख्यमंत्री जी की वीसी में जब उन्होंने डॉक्टर्स के साथ वीसी की थी, एक देवी शायद डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कर्नाटक में 86 मेडिकल कॉलेज है, हम तो बहुत पीछे हैं उनसे अभी। तो निश्चित रूप से नर्सिंग की, डॉक्टर्स की, आज डॉक्टर्स गांव में नहीं जाते हैं, उसके पीछे भी कोई कारण है। उस कारण को माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाएंगे, जैसे आपने सुझाव दिए। निश्चित रूप से डॉक्टर गांव में जाएं, उनको सुविधाएं मिले, ये सब चीज़ें हम सब चिंतित है। डॉक्टर गांव में नहीं रहेगा पीएचसी सीएचसी में, तो मुख्यमंत्री दवाई योजना का कैसे फ़ायदा मिलेगा, उसकी जाँच कैसे होगी, उसका इलाज कैसे होगा। वहीं सीएचसी का बिल्डिंग बनाया, पीएचसी का बनाया,
उसका सदुपयोग कैसे होगा। तो निश्चित रूप से सभापति महोदय, आप सबने जो सुझाव दिए, आपके कट मोशन हम कल तक भिजवा देंगे, सबके जवाब आगे जो भी आपके कामकाज होंगे, निश्चित रूप से आपके अच्छे सुझाव हैं। निश्चित रूप से आप डॉक्टर अगर कोई खाली जब CSC PSC में नहीं है, आपके संपर्क में कोई डॉक्टर हो, वो जाना चाहे आप बता दो, हम उसको लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन को बताने में। इसलिए खाली जगह पर अगर कोई स्वेच्छा से जाना चाहे, आप जो लिस्ट दे देंगे हम उनको लगा देंगे। निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने SMS में, मेडिकल कॉलेजों में, जोधपुर भी उन्होंने डेंटल मेडिकल कॉलेज खोला, बहुत सारा SMS को भी इतना सुसज्जित कर देंगे, हर तरह की सुविधाएं यहाँ पर हो, लोगों को उसका फ़ायदा मिले और प्रदेश देश की सबसे ऊंची हमारी IPD टावर बनेगी। निश्चित रूप से राजस्थान में लोग SMS को याद करते हैं, उसको भी याद करेंगे। बहुत अच्छा काम इस 3 साल में हुआ है। और अब जो बजट घोषणाएँ हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं भी आपको आश्वस्त करता हूँ, पूरे हाउस को आश्वस्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया तुरंत करो सबको, जो भी CSC PSC कर दिया सबको चालू करो, जो भी आपने सब सेंटर खोले उनको भी जल्दी खोलो। तो निश्चित रूप से जो भी आपके सब पूरे प्रदेश का स्वास्थ्य के हित में अच्छा काम हुआ है, हम इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को सबको मिलकर धन्यवाद देना चाहिए। हेल्थ का इतना काम, इतना अच्छा बजट पहले कभी नहीं आया जितना अब आया। आप सभापति महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, मांग संख्या 13 और 16 को, अनुदान की मांग संख्या 26 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लोक सेवाएं, मांग संख्या 13 आबकारी को पारित कराने की